अब हम भारत में राष्ट्रीयता के उदय और विकास के छठे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आधुनिक भारत के इतिहास में सांप्रदायिक राजनीति का उदय और विकास तथा भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके अध्ययन के बिना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का अध्ययन अधूरा रह जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल मुस्लिम अल्पसंख्यक जनसंख्या का होना कोई विचित्र बात नहीं है। पश्चिम में भी बहुत से देश अल्पसंख्यकों द्वारा उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं से परिचित है, किंतु भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का वास्तविक स्वरूप सांप्रदायिक ही है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हुआ। धीरे धीरे यह अधिक दृढ़ और विकसित होती गई। इसको विकसित एवं जटिल बनाने में एक तीसरी शक्ति ब्रिटिश राज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहित कर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। अतः ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम 3 दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास अत्यंत विकसित रूप दिखाई देता है। उसकी अंतिम परिणति द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म में होती है। इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के फलस्वरूप धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ और भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उद्भव के कई कारण थे। उसमें सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और धीरे धीरे यह भारत पाकिस्तान के विभाजन तक पहुंच जाती है। अक्टूबर 1906 में मुस्लिम शिष्टमंडल का संगठन एक राजनीतिक दल के गठन का पूर्वाभिनय था। भारत की राजनीति में इसे सुखद विकास समझा गया। ब्रिटिश नौकरशाही वर्ग में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसी दिन शाम को ब्रिटिश अधिकारी ने वायसराय की पत्नी मैरी मिंटो को अपने पत्र में लिखा, मैं आपको संक्षेप में सूचित करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई। आज राजनीतिज्ञतापूर्ण एक ऐसा कार्य हुआ जिसका प्रभाव भारत तथा उसकी राजनीति पर चिरकाल तक पड़ता रहेगा। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने भी इसे एक बहुत बड़ी विजय बताया और मुसलमानों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की गई। वास्तव में देखा जाए तो 1906 में ढाका में एक सभा आयोजित की गई। नवाब वकार उल मुल्क इस सभा के सभापति चुने गए। ठीक उसी दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ। नामकरण संबंधी जो पहला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। यह राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था और लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने अलीगढ़ में विद्यार्थियों की सभा में लीग के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वास्तव में देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना पाकिस्तान की एक बड़ी बात है। 1907 में लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, जिसमें लीग का संविधान स्वीकृत हुआ और इस संविधान में लीग के कई उद्देश्य रखे गए, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में निष्ठा की भावना पैदा करने की बात की गई और किसी भी योजना के संबंध में मुसलमानों के प्रति होने वाली सरकारी कुधारणाओं को दूर करना महत्वपूर्ण का उद्देश्य बताया गया। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताएं तथा उच्च आकांक्षाओं को संयत भाषा में सरकार के सामने रखना, और तीसरा, जहां तक हो सके उक्त उद्देश्यों को यथासंभव बिना हानि पहुंचाए मुसलमानों तथा भारत के अन्य संप्रदायों में मित्रतापूर्ण भावना उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था की गई और खोजा संप्रदाय के धार्मिक नेता आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। हम आगे बात करें तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस सूरत अधिवेशन कांग्रेस के विभाजन में उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा और साधनों के तहत बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व दिया गया। इसके पश्चात हम बात करें तो मुस्लिम लीग की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ गया और मुस्लिम लीग जो थी उसके अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में टर्की जो था वो इस्लाम धर्म का
प्रधान स्थान था और बाल्कन युद्धों में, जो कि विश्व युद्ध से पहले हुए हैं, इंग्लैंड टर्की के विरुद्ध नीति अपना रहा था। इसमें भारतीय मुसलमान इसके विरोधी बन गए। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की घटना, बंगाल का विभाजन, रद्द किया जाना, कांग्रेस के प्रति सरकारी रुख में परिवर्तन, तत्कालीन गवर्नर जनरल का कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया, समाचार पत्रों का योगदान जिसमें मुस्लिम नेताओं के साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमरेड और अल हिलाल प्रारंभ हुए, मुसलमानों में क्रांतिकारी भावना और कांग्रेस और लीग का विचार दर्शन जो था वो इस तरह से अलग अलग था। लेकिन आगे हम बात करें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इस विश्व युद्ध का प्रभाव भारत की ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उस पर भी पड़ा और परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध में जो सेना भेजी गई उसमें भारतीय सेना का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि भारतीय रियासतों में भारतीय सेना काबिल नहीं समझी जाती थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना इन रियासतों में रखी जाती थी। लेकिन जब विश्व युद्ध में जाना था सेना को तो भारत की सेना को भेजा गया। लेकिन भारत की सेना में जो मुसलमान और हिंदू थे उन्होंने दोनों ने ही, मुसलमानों ने एक शर्त रखी कि विश्व युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अगर टर्की के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो हम नहीं जाएंगे। तो टर्की में बैठने वाला खलीफा विश्व में मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु था। और दूसरी तरफ अधिराज्य का और स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की बात कांग्रेस ने की कि भारत को स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी शर्त पर अपनी भारत की सेना को विश्व युद्ध में भेजा, इंग्लैंड की तरफ से भेजा गया। लेकिन बीच में ही ऐसा लगा 1916 में कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1 दिसंबर 1916 को एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, जिसके अनुसार भारत को दूसरे अधिराज्यों के समान ब्रिटिश साम्राज्य में बराबर का स्थान दिया जाए, ये मांग की गई। कुछ और भी मांगे थीं, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य अधिकांश रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, अल्पसंख्यकों को निश्चित प्रतिनिधित्व देने का विशेष प्रयत्न किया जाए, यानी कि इलेक्टिव सीट्स हो, सांप्रदायिक हितों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव पारित न किए जाएं, कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत को महत्व दिया जाए, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद के आधे सदस्य भारतीय होंगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के आधे सदस्य भारतीय होंगे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व इलेक्टिव सीट्स दिया गया। और यह लखनऊ समझौता एक राष्ट्रीय एकता के संबंध में महत्वपूर्ण था, किंतु इसमें कांग्रेस ने लीग की सांप्रदायिक मांग को स्वीकार कर लिया था। फिर हम बात करें होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग का नेतृत्व तो लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। इसके 5 उद्देश्य थे: स्वशासन की प्राप्ति, देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना, भारतीयों का नैतिक उत्थान और भारतीयों में राष्ट्रीय नवचेतना जागृत की जाए, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। होम रूल आंदोलन के कुछ कारण थे, जिसमें यह था कि ये जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ उसमें अपर्याप्त सुधार थे, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था, सरकारी दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और उदारवादियों और उग्रवादियों में एकता थी। मार्च 1916 में तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका केंद्र पूना में रखा गया। सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। श्रीमती एनी बेसेंट का दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ और तिलक के पत्र केसरी और मराठा इस संदर्भ में कार्य कर रहे थे। इस आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र पर पाबंदी लगा दी और उन्हें नजरबंद कर दिया। तिलक के पंजाब और दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मोंटेग्यू ने भारत में धीरे धीरे स्वायत्त शासन स्थापित करने की बात की और इसके साथ ही होम रूल आंदोलन बंद कर दिया गया। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में माना जाता है। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे।